अच्छा, नेक्स्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब ये क्या होता है इसमें कि क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो रेटिनल वास्कुलेचर है ना उसकी प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन होने लगती है, और ये जो पूरी डिज़ीज़ होती है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो यही कह रहे हैं, इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द रेटिना कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑफ द रेटिनल वास्कुलेचर सेकेंडरी टू क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। सही है। अब इंसिडेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ना वो बहुत रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ में। ठीक है, मतलब कितनी अरसे तक उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। अगर 5 ईयर्स तक है तो 15% चांस होगा, 10 ईयर्स है तो 50, 15 में 60, 20 में 70 और 30 ईयर्स बाद 90% चांस होगा कि उससे हो जाएगा डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, सेकेंड अनकंट्रोल डायबिटीज़ में, फिर बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना वो सारे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स ही हैं। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, नेफ्रोपैथी, हाइपरलिपिडीमिया, अनीमिया, स्मोकिंग, ये सारे उसी के रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के। अब पैथोजेनेसिस देखें तो उसमें क्या हो रहा होता है कि जो लीजन होती है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी की, वो माइक्रो एंजियोपैथी होती है। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथी मतलब वो किस प्री कैपिलरी आर्टेरियोल्स को अफेक्ट कर रही है, कैपिलरीज को, वेन्यूल्स को। ठीक है, इन 3 चीज़ों को इफ़ेक्ट करिए। अब इसमें हो रहा क्या होता है, 2 मेन चीज़ें हो रही हैं। पहली तो माइक्रोवास्कुलर मतलब कैपिलरी लीकेज हो रही है, दूसरा माइक्रोवास्कुलर या कैपिलरी ओक्लूजन हो रही है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस दोनों की देखेंगे हम। पहले जो माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी लीकेज थी ना, उसमें क्या होता है कि जो पेरिसाइट्स होती हैं ना उनका लॉस हो रहा है। अब ये पेरिसाइट्स होते क्या हैं, जो एंडोथेलियल कैपिलरीज है ना सारी, उनको पेरिसाइट्स रैप करते हैं। ठीक है, उनके अराउंड होती हैं उन कैपिलरीज की, और उनका फंक्शन ये होता है कि वो उन कैपिलरीज की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। अब अगर वो लूज़ हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो एन्यूरिज्म्स फॉर्म होंगे। ठीक है, माइक्रो एन्यूरिज्म्स क्या होते हैं, ये आउट पाउचिंग होती है कैपिलरी वॉल्स की। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन कर रहा, आउट पाउचिंग होगी वॉल्स की। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड रेटिनल बैरियर हमने पीछे पढ़ा था ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, जिसकी वजह से लीकेज शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट था ये जहाँ अभी ये जो लीकेज हो रही है ना माइक्रोवास्कुलर लीकेज, उससे 3 चीज़ें होंगी, एडीमा होगा, एक्सुडेट्स फॉर्म होंगे और रेटिनल हेमरेजेस होंगी। ठीक है, एडीमा, एक्सुडेट और हेमरेजेस होंगी। अब नेक्स्ट था माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी ओक्लूजन। अब ओक्लूजन जो है ना वो 6 चीज़ों की वजह से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला तो जो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो रही है, तो ज़ाहिर है वॉल्यूमेन ज़्यादा बंद हो जाएगा। दूसरा, जो कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स हैं ना वो डैमेज भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोलिफरेट भी हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा, जो प्लेटलेट्स हैं ना उनकी एग्रीगेशन भी हो रही है और उनकी स्टिकीनेस भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फोर्थ, जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज, उनकी एग्रीगेशन भी इंक्रीज़ हो रही है और साथ में रूलेक्स फॉर्मेशन हो रही है उनकी। ठीक है, फिर फिफ्थ चीज़ क्या है कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो डिफेक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर किया है कि आरबीसीज की एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही है ना, उसमें चेंजेस आ रही हैं, इस वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी डिफेक्टिव है। फिर लास्ट, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम जो है ना वो भी डिफेक्टिव हो रहा है। तो इस सब कुछ की वजह से कैपिलरी में एक ओक्लूजन बन जाती है। ठीक है, अब होता क्या है इस ओक्लूजन से, परफ्यूजन, नॉन परफ्यूजन होती है रेटिना की, मतलब इस्कीमिया होता है रेटिना का। ठीक है, अब इस्कीमिया की वजह से या फिर यही ओक्लूजन की वजह से 3 चीज़ें होंगी, कॉटन वूल स्पॉट्स बनेंगे। ठीक है, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। ठीक है, मतलब शंट्स बन जाएंगे। और तीसरा, न्यू वास्कुलराइजेशन होगी। ठीक है, ये जो इस्कीमिया है ना, इस्कीमिया से क्या होता है, VEGF रिलीज़ होता है। और VEGF क्या है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये फैक्टर जहाँ पे भी रिलीज़ होता है ना वो ज़्यादा वेसल्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, न्यू वेसल्स बनाएगा, तो ये इस वजह से न्यू वास्कुलराइजेशन हो रही है। ठीक है, अब विजुअल लॉस क्यों हो रही होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, वही हमने जो सारी अभी रीजंस किए ना उसी वजह से। कैपिलरी लीकेज से क्या हो रहा था, एडीमा, एक्सुडेट और हेमरेज। कैपिलरी ओक्लूजन की वजह से जो है मैक्यूला था उसका इस्कीमिया हो रहा है। इस्कीमिया की वजह से वही न्यू वास्कुलराइजेशन हो रही है, विट्रस हेमरेज हो रही है। और साथ में जो रेटिनल ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, रेटिना डिटैच होना शुरू हो जाता है। और साथ में ग्लोकोमा भी हो सकता है। ये बस 2 नई बातें हैं, रेटिनल डिटैचमेंट और न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा।
ये होता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के? इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो सारे इम्पेयरमेंट ऑफ विजन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। शुरू में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन फिर इवेंचुअली ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होगी, क्योंकि मैक्यूला इन्वॉल्व हो रहा है ना, इस वजह से। फिर मतलब ये भी हो सकता है, या फिर एकदम से सडन लॉस ऑफ विजन हो जाएगी जब वेट्रस हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। शुरू में एसिम्प्टोमेटिक, फिर ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन क्योंकि मैक्यूला इन्वॉल्व है, और फिर एकदम से अगर वेट्रस हेमरेज हो गया तो सडन लॉस ऑफ विजन, ठीक है। साइंस में क्या होगा? अब साइंस जो है ना उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं काफ़ी तरह के वेज में। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है हमारी साइंस की, वो कन्वेंशनल क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है इसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी की, और यही प्रैक्टिस में होती है, ठीक है। पहला है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरा प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, तीसरा प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, फिर डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, फिर एडवांस कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी, और लास्ट बर्नट आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब ये सारी हमें इनकी डिटेल्स करनी होगी, इन सारे स्टेजेस की, ठीक है। अब पहला स्टेज था बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब इसमें जो है ना ये फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर तो इसमें होगा माइक्रो एन्यूरिज्म्स, ठीक है। ये सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, और अच्छा इसमें करना बस ये है कि सबसे पहले माइक्रो एन्यूरिज्म होगा, अर्लीस्ट चीज़ होगी है, और ये जो है ना हमें रेटिना में जब देखेंगे तो स्मॉल रेड डॉट्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और माइक्रो एन्यूरिज्म्स तो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया कि वो लॉस ऑफ पेरिसाइट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिनल एडीमा होगा, ठीक है। अब इस वही फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही है जिसकी वजह से रेटिना थिक हो रहा है, और ये जो है ना मैक्यूला को एक सिस्टोइड अपीयरेंस देगा। फिर तीसरा है एक्सुडेट्स बनेंगे, हार्ड एक्सुडेट्स बनेंगे, ठीक है। ये जो है येलोइश वाइट वैक्सी लुकिंग पैचेस मिलेंगे हमें उसमें रेटिना में, ठीक है। इसमें बस यही करना है कि ये हार्ड होते हैं और ये येलोइश वाइट वैक्सी लुकिंग पैचेस मिलते हैं, ठीक है। और ये इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? लाइपोप्रोटीन और लिपिड्स जो कि फिल्ड होते हैं मैक्रोफेजेस से, ठीक है। फिर फोर्थ चीज़ हमें क्या मिलेगी? रेटिनल हेमरेज मिलेगी, ठीक है। ये सुपरफिशियल हमें मिल सकती है, सुपरफिशियल होगी तो फ्लेम शेप्ड होगी वो, ठीक है। फिर इंट्रा रेटिनल हेमरेज मिल सकती है जो कि दो तरह की होगी, ठीक है। या तो वो डॉट ब्लॉट हेमरेज होगी या फिर डार्क ब्लॉट हेमरेज होगी। जो डॉट ब्लॉट हेमरेज होती है ना वो मिडिल लेयर्स ऑफ रेटिना में होती है, और वो वेनस एंड्स ऑफ कैपिलरी से अराइज करती है। जो डार्क ब्लॉट हेमरेजेस होती हैं वो हेमरेजिक रेटिनल इन्फार्क्ट्स होती हैं, और वो भी मिडिल रेटिनल लेयर्स में ही होती हैं, दोनों ये मिडिल रेटिनल लेयर्स में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेक्स्ट इज़ प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज। अब जो प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज होता है वो एक इस्कीमिक स्टेज है जिसमें फॉलोइंग फीचर्स हैं। सबसे पहले तो वीनस चेंजेस होंगे, ठीक है। दूसरा जो है कॉटन वूल स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है। वो और कॉटन वूल स्पॉट्स इस वजह से बन रही होती हैं क्योंकि जो उस एरिया में नर्व फाइबर्स होते हैं ना उनकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ नर्व फाइबर्स की वजह से हमें ये कॉटन वाइट कलर के कॉटन वूल स्पॉट्स मिलते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या मिलेगी हमें? इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है? ये शंट जो डिफरेंट शंटिंग आती है ना वो मिलने लगती है हमें, और फिर इरेगुलर इंट्रा रेटिनल वेसल्स मिलती हैं, और हाँ ये सारी यही सब कुछ होता है इंट्रावेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में जो है हमारा है प्रोलिफरेटिव स्टेज। अब इसमें क्या हमें मिलेगा? सबसे पहले तो रेटिनल न्यूवास्कुलराइजेशन होगा,